Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. वेलकम टू अनदर वीडियो, वेलकम टू अनदर कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। तो जी हमने अपने केमिस्ट्री के पार्ट 1 लेक्चर के अंदर हमने जो कंप्लीट किए थे टॉपिक्स, वो थे हमारे सोर्सेज एंड यूजेस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स के। कार्बोहाइड्रेट्स कहाँ से मिलते हैं और उसके क्या फ़ायदे। अब हमें जो कंप्लीट करना है वो है प्रोटीन। प्रोटीन के बारे में हमने पढ़ना है। अच्छा जी, प्रोटीन सबसे पहले समझें कि प्रोटीन्स क्या हैं। प्रोटीन्स आर हाईली कॉम्प्लिकेटेड नाइट्रोजीनियस कंपाउंड्स मेड अप ऑफ अमाइनो एसिड्स। प्रोटीन्स जो हैं बहुत कॉम्प्लिकेटेड हैं, बहुत पेचीदा हैं, एक कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है, ठीक है। नाइट्रोजीनियस कंपाउंड्स हैं, ठीक है, जो कि अमाइनो एसिड से मिलके बने हैं। प्रोटीन्स के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं। प्रोटीन्स कंसिस्ट ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड सल्फर। दे आर पॉलीमर्स ऑफ अमाइनो एसिड्स, और ये अमाइनो एसिड्स के पॉलीमर्स हैं। अमाइनो एसिड्स आर लिंक्ड विद ईच अदर थ्रू पेप्टाइड लिंकेज। अमाइनो एसिड्स एक दूसरे से जो है वो ताल्लुक़ रखते हैं पेप्टाइड लिंकेज की मदद से। प्रोटीन हैज़ मोर देन 10,000 अमाइनो एसिड्स। प्रोटीन्स के अंदर 10,000 से ज़्यादा अमाइनो एसिड्स मौजूद हैं। ऑल प्रोटीन्स यील्ड अमाइनो एसिड्स अपॉन हाइड्रोलाइसिस। हाइड्रोलाइसिस जब होता है तो प्रोटीन्स को अमाइनो एसिड्स मिलते हैं। ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, ठीक है, हाईली कॉम्प्लिकेटेड, ठीक है, नाइट्रोजीनियस कंपाउंड, बहुत ज़्यादा पेचीदा नाइट्रोजीनियस कंपाउंड्स है, ठीक है। और ये जो है बहुत सारे अमाइनो एसिड से मिलके बने होते हैं। मेड अप ऑफ अमाइनो एसिड्स, ठीक है। प्रोटीन्स के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं। प्रोटीन्स कंसिस्ट ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, सल्फर, ऑक्सीजन। दे आर पॉलीमर्स ऑफ अमाइनो एसिड। ये सब क्या हैं, पॉलीमर्स हैं, किसके, अमाइनो एसिड्स के, ठीक है। ये जो कार्बन, हाइड्रोजन है, ठीक है। अमाइनो एसिड्स जब एक दूसरे के साथ लिंक्ड करते हैं, जुड़ते हैं थ्रू पेप्टाइड। अमाइनो एसिड्स एक दूसरे के लिंक करते हैं पेप्टाइड लिंकेज के थ्रू, ठीक है। पेप्टाइड लिंकेज से मुराद है कि ये कार्बन, ये पेप्टाइड बॉन्ड है ना, ये जो पेप्टाइड बॉन्ड है ना, ये मेनली जो है इसका लिंकेज है और इसके साथ कोई भी ग्रुप अटैच कर, ठीक है। तो बहुत 10,000 से ज़्यादा जो है प्रोटीन्स बढ़ते हैं, और जितने भी प्रोटीन्स हैं वो हाइड्रोलाइसिस के थ्रू हमें मिलते हैं। देन अप ऑफ 10,000 प्रोटीन, आपने यहाँ पे लिखना है प्रोटीन्स हैव मोर देन 10,000 अमाइनो एसिड्स, ठीक है। जब ये लिंकेज होता है पेप्टाइड लिंकेज, तो ये बनाता है 10,000 से भी ज़्यादा अमाइनो एसिड्स। प्रोटीन्स कहाँ पे पाए जाते हैं, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनमें प्रोटीन्स मौजूद हैं। दे मेक अप ऑफ द नॉन बॉनी स्ट्रक्चर ऑफ द एनिमल बॉडीज। नॉन बॉनी स्ट्रक्चर्स हैं कि यानी कि हमारी स्किन, ठीक है, हमारे अंदर जो गोश्त है ना, मैस, उसको बनाने में, ठीक है, मदद करता है। मेजर कंपोनेंट है सेल्स का और टिश्यूज का, ठीक है, एनिमल्स के। 50% जो है ड्राई वेट सेल जो है वो प्रोटीन्स पे मुश्तमिल करता है। 50% जो है सेल का ड्राई पार्ट है वो प्रोटीन्स पे मुश्तमिल करता है। दे आर फाउंड इस मसल्स के अंदर, हमारे जो पट्टे हैं उनमें, हमारे स्किन में, हमारे बालों में, हमारे नाखूनों में, वूल
फीडर्स एनिमल्स के, उनके अंदर पाया जाता है। अब हम बात कर लेते हैं अमाइनो एसिड्स की। ठीक है, अब हम यहाँ पे जो बात करेंगे वो है हमारे पास अमाइनो एसिड्स। अमाइनो एसिड्स आर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। अमाइनो एसिड्स क्या है? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है। इनमें अमाइनो एंड कार्बोक्सिलिक ग्रुप अटैच्ड होता है। ठीक है, इनका जनरल फार्मूला अमाइनो ग्रुप का RCH NH2 है अमाइनो H, ये हमारे साथ कार्बोक्सिलिक ग्रुप अटैच है। इसमें वर्डिंग में भी आप फोकस करें कि अमाइनो एसिड्स ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसके अंदर अमाइनो ग्रुप भी अटैच है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप भी अटैच्ड है। साइड चेन आर इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट अमाइनो एसिड्स। ये जो साइड चेन है ना, ये मुख्तलिफ होती है, इसके साथ कोई और भी ग्रुप अटैच हो सकते हैं। देयर आर 20 अमाइनो एसिड्स। कह रहे टोटल बात की जाए तो 20 अमाइनो एसिड्स मौजूद है। ठीक है, जिनमें से 10 आउट ऑफ 20 अमाइनो एसिड्स कैन बी सिंथेसाइज्ड बाय ह्यूमन बॉडी। 10 में से जो है 20 में से 10 अमाइनो एसिड जो है ह्यूमन बॉडी बनाती है। उन अमाइनो एसिड्स को कहेंगे नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड। 20 अमाइनो एसिड्स हैं, 10 आउट ऑफ 20 यानी कि 20 में से 10 अमाइनो एसिड्स मेड ऑफ ह्यूमन बॉडी। ठीक है, और इनको हम बोलेंगे नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड्स। ठीक है, while the other 10 which cannot be synthesized by our body are called essential amino acids। ठीक है, essential amino acids। essential amino acids ऐसे that cannot be synthesized और बॉडी, जिनको हमारी बॉडी नहीं बना सकती, वो होंगे नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड्स। इन एसेंशियल अमाइनो एसिड्स जो है हमारी बॉडी को जरूरत होती है, तो वो हमारी बॉडी जो है इनको हमारी डाइट से कंप्लीट करती है। अब यहाँ पे एक बात है, कहता है कि आप इसको डिफाइन करें कि अमाइनो एसिड्स हैं, ये बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं किसके? प्रोटीन्स के। 2 अमाइनो एसिड्स लिंक टू पेप्टाइड लिंकेज। 2 अमाइनो एसिड्स हैं, यानी कि ये 2 अमाइनो एसिड्स हैं। ठीक है, ये पेप्टाइड लिंकेज के थ्रू अटैच्ड है। पेप्टाइड लिंकेज एक बॉन्ड होता है जो कि बनता है जब वाटर मॉलिक्यूल की एलिमिनेशन, वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होता है अमाइनो ग्रुप के में। ठीक है, अब एक अमाइनो ग्रुप में और एक कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप में। ठीक है, तो उसके दौरान जो लिंकेज है वो है पेप्टाइड लिंकेज। अब ये दो किस्म के जो हैं अमाइनो, अब एक अमाइनो ग्रुप में और एक कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप में। ठीक है, तो उसके दौरान जो लिंकेज है वो है पेप्टाइड लिंकेज। अब ये दो किस्म के जो हैं अमाइनो, मुख्तलिफ अमाइनो ग्रुप, यहाँ पे ये जो है साइड चेन मुख्तलिफ अटैच्ड है, इसकी जब बॉन्डिंग होगी, लिंकेज होगा, तो ये पेप्टाइड लिंकेज प्रोड्यूस होगा। प्रोटीन्स हमें कहाँ कहाँ से मिलते हैं? कहते हैं कि प्रोटीन्स मेक अप मोर देन 50% ऑफ द ड्राई वेट ऑफ सेल्स। हमारे सेल्स जो एनिमल्स के जो हैं सेल्स, ठीक है, उसका 50% जो है वो जी प्रोटीन्स बनाता है। ठीक है, सेल का। तो हर प्रोटीन के मुख्तलिफ तरीके से मिलता है। ठीक है, और हर प्रोटीन का काम है मुख्तलिफ फंक्शन को परफॉर्म करना। सोर्सेज ऑफ एनिमल्स प्रोटीन्स आर मीट। ठीक है, एनिमल से जो प्रोटीन हमें हासिल होते हैं वो मीट है, मटन है, चिकन है, फिश है और अंडे हैं। ये जो सोर्सेज हैं प्रोटीन्स के, ये ह्यूमन बींग्स इस्तेमाल करते हैं, जो कि प्रोटोप्लास्ट बनाने में इस्तेमाल होता है। ठीक है, एंजाइम्स और प्रोटीन्स, आपको पता है एंजाइम्स भी प्रोटीन्स है और ये लिविंग सेल्स के थ्रू प्रोड्यूस होते हैं। ये कैटालाइज तब करते हैं जब किसी भी बॉडीज के अंदर जो है केमिकल रिएक्शन हो रहे होते हैं।
हाईली स्पेसिफिक है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एफिशिएंसी, बहुत ज़्यादा स्पेसिफिसिटी इनकी खास है, ठीक है, और ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, ठीक है। बहुत सारे एंजाइम्स ड्रग्स बनाने में इस्तेमाल होते हैं, ब्लीडिंग और ब्लड कैंसर वगैरह के ट्रीटमेंट में भी इस्तेमाल होते हैं, ठीक है। हार्ट्स आर प्रोटीन्स, अब हमारी जो खुली है ना, खुली है वो भी प्रोटीन्स है। जैसे कि यहाँ पे बात करिए हाइट्स आर प्रोटीन्स, हाइट्स कहते हैं खाले, जो खाले हमें मिलती हैं जानवरों की, ठीक है। अब इनसे क्या बनती है, लेदर की जैकेट्स बनती है, लेदर को टैन किया जाता है फैक्ट्रीज के अंदर और फिर लेदर इस्तेमाल किया जाता है शूज में, जैकेट्स में, स्पोर्ट्स के आइटम्स वगैरह बनाने में। प्रोटीन्स हमारी बोन्स में भी मौजूद है, ठीक है, बोन्स, ठीक है। जब इनको हीट किया जाता है, ठीक है, तो इनमें से जेलेटिन निकलता है, जेलेटिन से ही बेकरी प्रोडक्ट्स बनते हैं। प्लांट्स भी प्रोटीन्स बनाते हैं, जैसे कि दालें हैं। अब हम अपने लेक्चर में बात करेंगे लिपिड्स। लिपिड्स होती हैं चिकनाइयाँ, लिपिड्स। लिपिड्स आर मैक्रोमोलिक्यूल्स मेड अप ऑफ फैटी एसिड्स, ये बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स हैं, बड़े बड़े, मैक्रो कहते हैं बड़े मॉलिक्यूल्स, तो लिपिड्स क्या हैं, मैक्रो molecules and they are made up of fatty acids. Lipids includes oils and fats. Lipids के अंदर क्या क्या चीजें हैं, oils and fats. Lipids are macromolecules, ठीक है, and made up of fatty acids. Lipids includes oils and fats. Oils and fats are esters of long chain carboxylic acid with glycerols. ऑयल्स और फैट्स जो हैं वो ईस्टर्स हैं, लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड्स की और ग्लिसरॉल की। ये ईस्टर्स जो हैं, दीज ईस्टर्स, ये ईस्टर्स जो हैं बनते हैं कैसे, 3 फैटी एसिड से, इसीलिए इसको कहते हैं ट्राइग्लिसराइड्स। जर्नल फार्मूला है ट्राइग्लिसराइड्स का दिस, यहाँ पे ये जर्नल फार्मूला है ट्राइग्लिसराइड्स का। तो फैट्स एंड ऑयल्स and fats are esters. Fats and oils are esters. किसके esters हैं, long chain, fats and oils are esters of long chain of carboxylic group acids, ठीक है, and glycerol। तो फैट्स एंड ऑयल्स, ठीक है, ये ईस्टर्स हैं, लॉन्ग चेन है कार्बोक्सिलिक एसिड्स के और ग्लिसरॉल के। यहाँ पे कहा है कि ईस्टर्स बनते 3 फैटी एसिड्स को मिला के, ठीक है, ईस्टर्स बनते हैं जिनको हम कहेंगे ट्राइग्लिसराइड्स, ठीक है, ये ट्राइग्लिसराइड्स। इसके बाद जर्नल फार्मूला है ट्राइग्लिसराइड्स का, ये है हमारे पास सी, यहाँ पे एक एच, ठीक है, उसके बाद ओ, फिर सी, उसके साथ डबल बॉन्डिंग ओ, फिर यहाँ पे आर ग्रुप, फिर दोबारा से H2C O C डबल बॉन्डिंग O, और ये 3, ये 1 2 3 फैटी एसिड्स, ठीक है, जब मिलेंगे तो ये बनाएंगे ईस्टर्स, ठीक है। 3 फैटी एसिड, ये फैटी एसिड्स है ना, 1 2 3, 3 फैटी एसिड्स मिले ईस्टर्स, और इन्हीं ईस्टर्स को हम ट्राइग्लिसराइड्स का नाम देंगे। ऑयल्स एक्सिस्ट इन लिक्विड फॉर्म एट रूम टेम्परेचर, आपको पता है रूम टेम्परेचर पे जो है, कमरे का जो टेम्परेचर होता है उस पे ऑयल्स जो है लिक्विड होते हैं, लेकिन ये ट्राइग्लिसराइड्स होते हैं अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स के ट्राइग्लिसराइड्स। जब फैट्स जो है रूम टेम्परेचर पे सॉलिड्स होते हैं, ठीक है, और ये ट्राइग्लिसराइड्स होते हैं सैचुरेटेड फैटी एसिड्स के। फैटी एसिड्स, फैटी एसिड, जो फैटी एसिड्स है ना, वो बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं लिपिड्स के,
फैटी एसिड। तो ये जो फैटी एसिड्स हैं, फैटी एसिड्स आर बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ लिपिड्स। तो ये जो फैटी एसिड्स हैं ये बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं लिपिड्स के, ठीक है भैया। लॉन्ग चेन सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड कार्बोक्सिलिक एसिड्स, लॉन्ग चेन है सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड, ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड्स के। C15H31C008, ठीक है, ये हो गया पालमिटिक एसिड C15H31C008। तो C17H35 और COOH, ये हो गया स्टीरिक एसिड, ठीक है, स्टीरिक एसिड। C15H31C008 सिर्फ हाइड्रोजन में इजाफा हुआ है, तो C17 और इसमें 2 का इजाफा हुआ, C17H35C008, ये स्टीरिक एसिड और ये पालमिटिक एसिड। ये जो एसिड्स हैं ये किसके बनते हैं, ईस्टर्स के, ऑयल्स और फैट्स के, ग्लिसरॉल के प्रेजेंस में मिनरल एसिड्स के साथ। सोर्सेज एंड यूजेस ऑफ लिपिड्स, अब हमें सोर्सेज यानी कि लिपिड्स कहाँ से मिलते हैं और इस्तेमाल क्या है लिपिड्स का। फैट्स एंड ऑयल्स आर हाईली एनर्जी फूड्स, फैट्स और ऑयल्स एसिड्स के साथ। सोर्सेज एंड यूजेस ऑफ लिपिड्स, अब हमें सोर्सेज यानी कि लिपिड्स कहाँ से मिलते हैं और इस्तेमाल क्या है लिपिड्स का। फैट्स एंड ऑयल्स आर हाईली एनर्जी फूड्स, फैट्स और ऑयल्स आपको पता है इनसे बॉडी में बहुत ज़्यादा एनर्जी मिलती है। दे आर सोर्सेज ऑफ विटामिन ए, डी और ई के क्या है, सोर्सेज हैं। विटामिन ए, डी और ई के सोर्सेज हैं फैट्स एंड ऑयल, इस चीज को अंडरस्टैंड करें। दे आर यूज टू बिल्ड ब्रेन सेल्स, दिमाग के सेल्स बनाने में, नर्व सेल्स हमारी नर्व सेल्स बनाने में, और सेल मेम्ब्रेन सेल की झिल्लियां बनाने में काम मतलब इस्तेमाल होते हैं। दे आर इनसॉल्युबल वाटर में, सॉल्युबल नहीं है लेकिन सॉल्युबल है ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स, ठीक है, ठीक है। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स वो चीजें जो कार्बन बेस होती हैं, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर जिनका कार्बन बेस होता है। The fat stored in the body insulate it as they are poor conductor of heat and electricity। आपको पता है फैट्स कह रहे हैं जो हमारी बॉडी में स्टोर्ड होता है इसमें से हीट और इलेक्ट्रिसिटी नहीं गुजरती, तो ये इंसुलेट होती हैं, ठीक है। फैट्स और ऑयल्स जो है एनिमल्स, प्लांट्स और मैरीन ऑर्गेनिज्म, फिश वगैरह से भी बनते हैं। एनिमल फैट्स जो है एडिपोज टिश्यू सेल में पाया जाता है, ठीक है। एनिमल सीक्रेट मिल्क फ्रॉम विच बटर घी इज ऑब्टेन्ड, आपको पता है एनिमल दूध, जिन जानवरों से हमें दूध हासिल होता है तो उससे फिर घी बनता है, बटर बनता है, ठीक है। बटर और घी जो इस्तेमाल होता है कुकिंग करने में, खाना बनाने में, हमारी खुराक बनाने में, बेकरी प्रोडक्ट्स, ठीक है, बेकरी की चीज़ें में और मीठी चीज़ें बनाने में इस्तेमाल होता है। एनिमल फैट्स जो है इस्तेमाल होता है सोप इंडस्ट्री में, सोप साबुन जिसमें बनते हैं। प्लांट्स आपको पता है ऑयल्स बनाते हैं जो कि ऑयल को स्टोर कर लेते हैं अपने सीड्स के अंदर, बीजों में, जैसे सनफ्लावर ऑयल, कोकोनट ऑयल, ग्राउंडनट ऑयल, कॉर्न ऑयल। ये जो ऑयल्स हैं इस्तेमाल होते हैं वेजिटेबल ऑयल में, घी में और कुकिंग खाना वगैरह बनाने में। मेरीन एनिमल्स जैसे सालमन है, ठीक है, वेल्स है, ये ऑयल्स के सोर्सेज हैं, यहाँ से भी हमें फिश ऑयल्स मिलते हैं। ये ऑयल जो है दवाइयाँ बनाने में इस्तेमाल होते हैं, कॉड लिवर ऑयल यानी कि मछली के जिगर से जो निकला हुआ। नेक्स्ट टॉपिक है न्यूक्लिक एसिड्स। न्यूक्लिक एसिड्स क्या होते हैं? न्यूक्लिक एसिड्स आर एसेंशियल कंपोनेंट्स ऑफ एवरी लिविंग सेल, हर लिविंग सेल का जो मेन एसेंशियल जरूरी कंपोनेंट हिस्सा है वो है न्यूक्लिक एसिड। तो जो एसेंशियल कंपोनेंट है ऑफ एवरी लिविंग सेल, हर लिविंग सेल का जो बहुत जरूरी कंपोनेंट है वो है न्यूक्लिक एसिड। दे आर जनरली लॉन्ग चेन, न्यूक्लिक एसिड जो है लॉन्ग चेन मॉलिक्यूल्स के बने होते हैं जो कि जो है न्यूक्लियोटाइड्स से बने होते हैं।
ईच न्यूक्लियोटाइड कंसिस्ट ऑफ 3 कंपोनेंट्स, हर न्यूक्लियोटाइड के 3 कंपोनेंट्स है। ईच न्यूक्लियोटाइड कंसिस्ट ऑफ 3 कंपोनेंट्स, हर न्यूक्लियोटाइड 3 कंपोनेंट्स पे मुश्तमिल है। एक है हमारे पास नाइट्रोजीनस बेस, ठीक है। दूसरा है हमारे पास पेंटोस शुगर, और तीसरा है फॉस्फेट ग्रुप। ये 3 जो है ना कंपोनेंट से मिलके जो है हर न्यूक्लियोटाइड बनता है। अब हम बात करते हैं 2 तरह के न्यूक्लिक एसिड्स। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ न्यूक्लिक एसिड, वन इज डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, अनदर वन इज राइबोन्यूक्लिक एसिड। डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड से मुराद है डीएनए। डीएनए कंसिस्ट ऑफ डीऑक्सीराइबो शुगर। डीएनए के अंदर पाई जाती है, डीएनए के अंदर मौजूद है, ठीक है, डीऑक्सीराइबोस शुगर। डीऑक्सीराइबोस शुगर हमारे डीएनए में मौजूद है। इस स्ट्रक्चर वाज डिस्कवर्ड बाय जे वाटसन एंड एफ क्रिक इन 1953। जे एफ क्रिक ने डीएनए का मॉडल इंट्रोड्यूस करवाया। डीएनए क्या है? इट इज लॉन्ग, एफ क्रिक ने डीएनए का मॉडल इंट्रोड्यूस करवाया। डीएनए क्या है? इट इज लॉन्ग डबल स्ट्रैंडेड मॉलिक्यूल कंसिस्ट ऑफ 2 चेन्स। लंबे लंबे जो है स्ट्रैंड्स की फॉर्म में डीएनए बना हुआ है, ठीक है, जिसके अंदर 2 चेन्स होती हैं। ईच चेन इज मेड अप ऑफ शुगर। 2 चेन्स मौजूद है, ठीक है। हर चेन बनी है शुगर से, फॉस्फेट से और बेस से। ये हर चेन जो है, ये चेन्स आप लोग देखिए लंबी लंबी, ये बनी है फॉस्फेट से, ठीक है, शुगर से और बेस से। उसके बाद द शुगर एंड फॉस्फेट ग्रुप्स मेक द बैकबोन ऑफ चेन्स। अब ये बैकबोन बनाते हैं, जैसे रीढ़ की हड्डी है, उस पर पूरा इंसान जो है अपना डिपेंड करता है, तो शुगर और फॉस्फेट जो है बैकबोन है, ये इसकी बैकबोन है, ठीक है। और बेस ये इसका दरमियानी हिस्सा इसकी बेस है। द शुगर एंड फॉस्फेट ग्रुप्स मेक द बैकबोन ऑफ द चेन एंड 2 चेन्स आर लिंक्ड थ्रू बेसिस। और ये 2 चेनें जो हैं लिंक्ड है बेसिस के साथ। द चेन्स आर wrapped around each other in a double helix form, ठीक है। चेन जो है एक दूसरे के साथ wrapped एंड डबल हेलिक्स फॉर्म है। ये डबल हेलिक्स है ना, हेलिकल फॉर्म में, और ये चेन्स है। DNA is the permanent storage place for genetic information in the nucleus of a cell. सेल के न्यूक्लियस में डीएनए जो है जेनेटिक इंफॉर्मेशन को स्टोर्ड करता है, ठीक है। अब इन द न्यूक्लियस ऑफ द सेल, सेल के न्यूक्लियस के अंदर इट कैरीज एंड स्टोर्स ऑल जेनेटिक इंफॉर्मेशन ऑफ द सेल। सेल के अंदर तमाम जितनी भी जेनेटिक इंफॉर्मेशन है उसको वो लेता है और स्टोर करता है। इट पासेस दिस इंफॉर्मेशन एंड इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन हाउ टू सिंथेसाइज पर्टिकुलर प्रोटीन्स फ्रॉम अमीनो एसिड्स। इस तरह से जो सेल के अंदर वो इंफॉर्मेशन मालूमात स्टोर करता है, उसको एक नस्ल से दूसरी नस्ल जो है वो ट्रांसफर करता है, उसका मुतबादला करता है, ठीक है, मुतबादला करता है, उसको ट्रांसफर करता है एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन की फॉर्म में, ठीक है, कि जो है पर्टिकुलर प्रोटीन्स अमाइनो एसिड्स की मदद से कैसे बनानी है। दीज इंस्ट्रक्शंस आर लाइफ,
तो ये जो इंस्ट्रक्शंस होती हैं यही कहलाती हैं जेनेटिक कोड ऑफ लाइफ, जिंदगी का जेनेटिक कोड। दे डिटरमाइन वेदर एन ऑर्गेनिज्म इज अ मैन और अ ट्री और अ डोंकी, वेदर अ सेल इज अ नर्व और अ मसल। तो ये जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन है इनका काम है, ये बताती है कि ऑर्गेनिज्म क्या है। एक इंसान है, एक दरख्त है, एक डोंकी गधा है, ठीक है, कोई भी सेल ले, नर्व सेल ले या मसल सेल ले, तो ये जेनेटिक इंफॉर्मेशन ये डिटरमाइन करवाती हैं। द सीक्वेंस ऑफ नाइट्रोजीनियस बेस इन डीएनए डिटरमाइन द प्रोटीन डेवलपमेंट इन अ न्यू सेल। तो जो नाइट्रोजीनियस बेस है इसका सीक्वेंस डीएनए के स्ट्रक्चर में बताता है कि न्यू सेल्स हैं, नए जो सेल्स बनने हैं उनकी डेवलपमेंट कैसे होनी है। द फंक्शन ऑफ द डबल हेलिक्स फॉर्मेशन ऑफ डीएनए इज टू इंश्योर दैट नो डिसऑर्डर टेक प्लेस। तो इस डबल हेलिक्स का स्ट्रक्चर का काम यही है, ये चीज बताना, डिटरमाइन करवाना कि इसमें जो कोई डिसऑर्डर तो नहीं है। डीएनए कैरीज जीन्स दैट कंट्रोल द सिंथेसिस ऑफ आरएनए। डीएनए फिर जीन्स लेता है ताकि वो राइबोन्यूक्लिक एसिड को बना सके। एरर्स इंट्रोड्यूस इनटू द जीन सिंथेसाइज फॉल्टी आरएनए। फिर इस तरह से जो है एरर्स कोई भी अगर आ जाए जीन्स के अंदर, तो फिर अगर किसी भी जीन्स में कोई भी गलती या उसमें कोई भी फॉल्ट आ जाए तो आरएनए गलत बन सकता है। इट सिंथेसाइज फॉल्टी प्रोटीन्स, और उस तरह से जो आरएनए है गलत प्रोटीन बनाएगा जिसका फंक्शन जो है, जो उसे फंक्शन करना होगा वो फंक्शन परफॉर्म नहीं करेगा। डिसऑर्डर कॉज जेनेटिक डिसीज। फिर ऐसे जो है डिसऑर्डर्स, ऐसे डिसऑर्डर्स जो हैं वो फिर नस्ल दर नस्ल चलते हैं, ठीक है, क्योंकि वो हमारे जीन्स में होते हैं। अब हम पढ़ेंगे राइबोन्यूक्लिक एसिड। राइबोन्यूक्लिक एसिड, ठीक है, राइबोन्यूक्लिक एसिड को हम कहते हैं आरएनए। आरएनए मीन्स राइबोन्यूक्लिक acid. It consists of ribose sugar. It is a single-stranded molecule. राइबोन्यूक्लिक एसिड के अंदर राइबोस शुगर है, ठीक है, कौन सी शुगर है? राइबोस शुगर पाई जाती है राइबोन्यूक्लियस के अंदर। इट इज अ सिंगल स्ट्रैंडेड मॉलिक्यूल, ये है सिंगल स्ट्रैंडेड, ये डबल स्ट्रैंडेड था, एक स्ट्रैंड पे मुश्तमिल है। उसके बाद इट इज रिस्पॉन्सिबल पुट द जेनेटिक इंफॉर्मेशन टू वर्क इन द सेल और टू बिल्ड प्रोटीन्स। इसका काम है कि ये प्रोटीन्स को सिंथेसाइज कराता है, प्रोटीन्स बनाता है, ठीक है। आरएनए जो है ये जो आरएनए है ये एक मैसेंजर का काम करता है। जैसे मैसेंजर होता है मैसेजेस को ट्रांसफर करता है, ठीक है, तो आरएनए का भी जो है ना मैसेंजर के तौर पर काम करता है। आरएनए इज सिंथेसाइज्ड बाय डीएनए, डीएनए बनाता है। आरएनए इज सिंथेसाइज्ड बाय डीएनए, आरएनए बनाता है, ठीक है, डीएनए टू ट्रांसमिट द जेनेटिक इंफॉर्मेशन, जो कि जेनेटिक इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर कर सके। आरएनए क्या करता है? रिसीव्स लेता है, ठीक है, उस इंफॉर्मेशन को पढ़ता है, रीड्स और डीकोड, फिर उसकी डीकोडिंग करता है और फिर उस इंफॉर्मेशन को प्रोटीन्स बनाने में इस्तेमाल करता है। इस तरह आरएनए जो है इसका काम ही है कि न्यू प्रोटीन्स बनाता है। तो आप ये एक स्ट्रक्चर देखिए, डीएनए क्या करता है? सिंथेसाइज बनाता है और पास करता है इंस्ट्रक्शंस को आरएनए की तरफ, जबकि फिर आगे से जो आरएनए के काम है उस इंफॉर्मेशन को लेके उसको रीड आउट करना, उसके बाद उसे प्रोटीन्स को बनाना। अब वाइटामिन, ठीक है, वाइटामिन जो है 1912 में हॉपकिंस ने नोटिस किया कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन और फैट्स जो है के अलावा और भी कोई सब्सटेंसेस हैं जो कि नॉर्मल ग्रोथ को करवाते हैं। ये जो सब्सटेंसेस हैं छोटी क्वांटिटी में ऐसे सब्सटेंसेस इंसान को चाहिए होते हैं। इन सब्सटेंसेस को जो है एसेसरी ग्रोथ फैक्टर्स का नाम दिया गया। लेटर जो है फंक ने बता दिया कि ये सब्सटेंसेस जो हमें छोटी अमाउंट में चाहिए होती है पर हमें
नॉर्मल ग्रोथ के लिए उसी तरह हमारे लिए ज़रूरी है, जिसमें कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, लिपिड्स हमारे लिए ज़रूरी हैं। तो उसने इन सब्सटेंसेस को नाम दे दिया वाइटामिन्स का। और ये सब्सटेंसेस जो हैं डिस्कवर्ड किए, ठीक है, फंक ने, ठीक है, और ही डिस्कवर्ड वाइटामिन, और इसने जो है वाइटामिन B1 थायमिन को बताया। अब टाइप्स पढ़ लेते हैं। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ वाइटामिन, यानी कि वाइटामिन को 2 तरीके से डिवाइड किया। वन इज फैट सॉल्युबल वाइटामिन और अनदर वन इज वाटर सॉल्युबल वाइटामिन। फैट सॉल्युबल वाइटामिन जो है डिसॉल्व हो जाते हैं फैट्स में, तो उनको कहेंगे फैट सॉल्युबल वाइटामिन। ये विटामिन A, D, E और K हैं। विटामिन ये वाले जो है लार्ज क्वांटिटी में भी ले सकते हैं, ठीक है। अगर विटामिन ये वाले जो है लार्ज क्वांटिटी में भी ले सकते हैं, ठीक है। अगर अगर मतलब आपको नहीं पता चल रहा कि अगर आप अपनी बॉडी के अंदर जो है लार्ज क्वांटिटी में इन विटामिन को ले लें, A, D, K, E को फर्दर मोर, तो ये आपकी बॉडी के अंदर डिसऑर्डर्स पैदा कर सकते हैं, ठीक है, और डिजीज, बीमारियां पैदा कर सकते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर विटामिन अगर बॉडी में ज़्यादा हो जाए, इसकी एक्यूमुलेशन, यानी कि ये बॉडी के अंदर ज़्यादा तौर पर जज़ब हो जाए, तो ये हड्डियों में दर्द हो जाएगा, हड्डियों में डिपॉजिट हो जाएगा, किडनी स्टोन्स बनने का खदशा होगा। और अगर इस विटामिन की कमी होगी तब भी ये बीमारियां पैदा कर सकता है। सोर्सेज, यूजेस, डिसीजेस, ठीक है। यहाँ पे आपको मैं कुछ बता रही हूँ कौन कहाँ से हमें ये विटामिन हासिल होते हैं। इनकी कमी बेशी अगर हो जाए, फैट सोल्युबल विटामिन की अगर कमी बेशी हो जाए, तो कौन से डिजीजेस हो सकते हैं। विटामिन ए जो है हमें मिलता है एग से, मिल्क से, फैट से, फिश से, ठीक है। बीटा कैरोटीनिन जो कि प्लांट के पिगमेंट के अंदर होता है, प्लांट के अंदर, ठीक है, कैरोटीनॉइड्स कहते हैं। ग्रीन वेजिटेबल्स में पाया जाता है, कैरेट्स में, लिवर के अंदर, ठीक है। यूजेस है हमारी हेल्थ को, एपिथेलियम जो हमारे टिश्यूज हैं उनको, और हमारी जो रेटिनाज है उनको मेंटेन करता है, ताकि हमें जो है नाइट ब्लाइंडनेस ना हो सके। लेकिन अगर विटामिन D की कमी हो जाती है तो फिर आईज के अंदर जलन, ठीक है, होती है, नाइट ब्लाइंडनेस, अंधेरे में नजर नहीं आता। विटामिन D पाया जाता है फिश के लिवर में, दूध से बनी हुई चीजों में, जैसे दूध में कैल्शियम, विटामिन D, ऑयल्स और फैट्स में। विटामिन D का काम है हमारी स्किन को बनाना, हमारी स्किन को रीजनरेट करना, उसको यंग रखना, ठीक है, और इसको सनलाइट से जो है ना एक्सपोज करता है, बचाता है। अगर इसके यूजेस क्या हैं, विटामिन D के काम है कैल्शियम को एब्जॉर्ब करना, जो कि हमारी हड्डियों के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर विटामिन D की कमी हो जाती है तो बोन्स में रिकेट्स हो सकता है, बोन्स में इन्फ्लेमेशन हो सकती है, और बोन डिजीज हो सकते हैं। अब हम बात करते हैं, पहले हमने पढ़ा है फैट सोल्युबल वाइटामिन, अब हम बात करते हैं वाटर सोल्युबल वाइटामिन। वाटर सोल्युबल ऐसे वाइटामिन, ऐसे वाइटामिन जो कि वाटर में डिजॉल्व हो जाते हैं। ये वाइटामिन है बी कम्प्लेक्स, इसके अंदर 10 किस्म के वाइटामिन आ जाते हैं। विटामिन C एस्कॉर्बिक एसिड के अंदर पाया जाता है। वाटर सॉल्युबल विटामिन जो है ये बॉडी से बहुत जल्दी निकल जाती हैं बाहर की तरफ, ठीक है। इस तरह के विटामिन टॉक्सिक नहीं होते, जहरीले नहीं होते, और इसको आप लार्ज क्वांटिटी में भी ले सकते हैं। हाँ लेकिन अगर इसकी कमी होती है तो आपके लिए बीमारियों का सबब बन सकते हैं। इम्पोर्टेंस, विटामिन हमारी जिंदगी में क्या अहमियत रखता, हमारी बॉडी को डेवलपमेंट रखने का कोई ना कोई जो है फंक्शन होता है। नेचुरल विटामिन जो कि हमें फूड सब्सटेंसेस में मिलते हैं, ठीक है, प्लांट से, एनिमल से, ठीक है, तो हमारी बॉडी खुद भी जो मतलब हमारी बॉडी इसको अनएबल होती है, बना नहीं सकती, ठीक है, और हम दूसरों से लेते हैं। तो इस तरह के जो विटामिन है ना हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी है, जो हम डाइट से लेते हैं, ठीक है, और इनको कहते हैं डाइटरी सप्लीमेंट, जो हम विटामिन अपनी डाइट में से, खुराक से लेते हैं, ठीक है। ये हमारी नॉर्मल ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी है। और विटामिन जो है इंजेस्टिंग फूड, जब तक हम खुराक नहीं लेंगे, खुराक को नहीं अपने अंदर लेंगे, तो हमारी बॉडी में विटामिन तो जाएंगे नहीं है। इसी वजह से जो है ना डॉक्टर्स बाज़ औक़ात क्या कहते हैं, कुछ विटामिन रिकमेंड करते हैं, जो कुछ मल्टी विटामिन होते हैं, आजकल डॉक्टर बहुत ज़्यादा रिकमेंड करते हैं, ताकि हमारी उसमें बॉडी का पूरा मैकेनिज्म है, मेटाबॉलिज्म है, मेंटेन रह सके। जो कमी बेशी है किसी भी किस्म की विटामिन की, तो वो पूरी हो सके। इसीलिए खाने के बाद या दोपहर के बाद, नाश्ते के बाद कोई ना कोई विटामिन लेना डॉक्टर प्रेफर ज़्यादा करते हैं, ठीक है, ताकि हमारी लॉन्ग टर्म हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा बेहतर हो सके। तो जी हाँ जी, हमारा बायोकेमिस्ट्री के जो लेक्चर्स हैं
वो मुकम्मल तौर पर कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है, बायो केमिस्ट्री हमारी ये चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। उम्मीद है कि इस डिटेल लेक्चर को आप अच्छी तरह से समझ चुके होंगे और इसकी डिटेल को, इसके कॉन्सेप्ट को, मैकेनिज्म को आप अच्छे से अंडरस्टैंड कर चुके होंगे। तो इंशाल्लाह जो है मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में एक न्यू वीडियो के साथ। तब तक के लिए मेरे चैनल एक्सपेरिमेंट को